बच्चों, पिछले वीडियो में आपने अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन किया था, जिसमें कुछ प्रश्न रह गए थे। इसे पार्ट 2 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस प्रश्नों में आइए देखते हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उसका अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिनमें उन्हें अपने संसाधनों पर वास्तविक अर्थों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें इन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार सामानों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए उचित पहुंच मिले। G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, बताइए। G77 विकासशील देशों का संगठन है, जिसमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की स्थापना पर बल दिया गया। ब्रिटेन में वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रक्रिया 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई। इन्हें ब्रिटेन वुड्स संस्थान अथवा ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता था या कहा जाता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने तथा युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करना था। G77 के देश भी इसी प्रकार संगठन बनाकर ऐसी आर्थिक प्रगति लागू करना चाहते थे, जिसमें उन्हें अपने संस्थानों पर सही नियंत्रण मिल सके, विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के उचित कीमत मिले तथा तैयार माल को विकसित देशों में बेचने का मौका मिले। इस प्रकार G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रक्रिया कहा जा सकता है। इसका मतलब है जिस तर्ज पर ये बना था आपका वुड्स सम्मेलन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक बने थे, उसी तर्ज पर विकासशील देशों ने G77 बनाया और उसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस G77 संगठन को बनाया। उद्देश्य वही थे। ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। दोनों विश्व युद्धों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने, औद्योगिक विकास में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने हेतु जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। देखिए, इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये ब्रिटेन वुड्स अमेरिका का एक स्थान है जो न्यू हैम्पशायर में स्थित है। इसको कभी ब्रिटेन में मत समझ लीजिएगा कि ब्रिटेन ये ब्रिटेन में है। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास को प्रायः
ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। ब्रिटेन वुड व्यवस्था ये अमेरिका का एक न्यू हैम्पशायर का स्थान है जहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। व्यापार की वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। विवेचना कीजिए। उपनिवेशवाद को बढ़ावा। व्यापार की वृद्धि तथा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। व्यापार की वृद्धि एवं अर्थव्यवस्था के साथ निकटता के परिणाम स्वरूप अनेक देश में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगे। नंबर 1, साम्राज्यवादी देशों द्वारा अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करना। यूरोप के शक्तिशाली देशों ने अफ्रीकी देशों की दुर्बलता एवं पिछड़ेपन का लाभ उठाया और वहां अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। 1885 में यूरोप के शक्तिशाली देशों के बर्लिन में एक सभा हुई जिसमें उन्होंने अफ्रीका को आपस में बांट लिया। खाद्य पदार्थों ने दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इस कथन को 3 उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। आधुनिक युग से पहले खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम बन गए थे। नंबर 1, जब भी व्यापार और मुसाफिर किसी नए देश जाते थे तब वहाँ नई फसल के बीज बोते थे। नंबर 2, दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे। उदाहरण के लिए चीन ने नूडल्स पश्चिम में पहुंचाया और वहां से स्पैघेती को जन्म दिया। नंबर 2, पास्ता अरबों के साथ 5वीं सदी में सिसिली इटली पहुंचा। नंबर 3, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका से हमारे पास आया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों को विदेशों में क्यों ले जाया गया? अनुबंधित श्रमिकों विदेश में जाने के लिए क्यों बाध्य हुए? भारत ने अनुबंधित श्रमिकों का विदेश में ले जाना 19वीं शताब्दी में भारत के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क तथा रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए विदेशों, विशेषकर कैरेबियाई द्वीप समूह मॉरिशस, फिजी में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को विशेष प्रकार के अनुबंध एवं एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता था। इस अनुबंध में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 वर्ष तक काम कर लेगा तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। अनुबंधित श्रमिकों के दूसरे देशों में जाने के कारण भारत के अधिकतर अनुबंधित मजदूर वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के सूखे क्षेत्रों से जाते थे। उन्हें विदेश में जाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। इन प्रदेशों में कुटीर उद्योग समाप्त हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बहुत बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था, लोग बटाई पर ज़मीन तो
तो ले लेते थे, परंतु उसका भाड़ा चुका पाने में असमर्थ थे। उन लोगों पर कर्ज बढ़ने लगा, अतः काम की तलाश में उन्होंने अपना घर बार छोड़ कर के दूसरे देश जाना पड़ा। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि भारत से जो अनुबंधित मजदूर गए, कहाँ कहाँ गए? कैरेबियाई द्वीप समूह, मॉरिशस और फिजी में। तो आज भी ये देखने को मिलता है, ये देश अब आज़ाद हो गए हैं, जिसमें से मॉरिशस और फिजी दो जगह तो भारतीयों की बहुलता है और हिंदी भाषा भी प्रचलित है। जीवन एवं कार्य स्थितियों के कठोर होने के बावजूद मजदूरों द्वारा जीवन व्यतीत करने के लिए कौन से अपने तरीके ढूंढ निकाले थे? कैरेबियाई द्वीप में जीवन एवं कार्य स्थितियों में कठोर होने के बावजूद अनुबंधित मजदूरों ने जीवन व्यतीत करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले थे। ये तरीके निम्नलिखित थे। नंबर 1, होश का मेला। त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक विशाल मेले के रूप दे दिया गया। इस मेले को होश यानी इमाम हुसैन के नाम पर होश नाम दिया गया। इस मेले में सभी धर्म एवं नस्ल के मजदूर भाग लेते थे। नंबर 2, रास्ता फरियानवाद। इस प्रकार रास्ता फरियानवाद एक विद्रोही धर्म था। इसे जमैका के कैगे गायक बॉब कार्ले ने प्रसिद्धि की चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। यानी जमैका का जो कैगे गायक बॉब कार्ले था, वो इस रास्ता फरियानवाद को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। इसमें सभी भारतीय प्रवासियों तथा कैरेबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक मिलती थी। चटनी म्यूजिक, ये पीछे भी आप देख चुके हैं। त्रिनिदाद एवं गुयाना में प्रसिद्ध चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद प्रकट हुई रचनात्मक अभिव्यक्ति थी। ये एक प्रकार का सांस्कृतिक म्यूजिक था। आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? इसके 3 प्रभावी कारण बताइए। ये तो हो चुका है, देख लीजिए। आर्थिक मंदी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी और यह संकट 1930 के मध्य तक बना रहा। महामंदी की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया और जो कर्ज दिया था उसे वसूल करने लगा, जिससे अनेक लोगों की संपत्ति कुर्क हो गई। कई देशों में मुद्रा की कीमतें गिर गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था धराशायी हो गई, विश्व व्यापार की कमर टूट गई। अब ये देखिए महामंदी का कारण क्या था? अति उत्पादन। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों का कारण किसानों की आय में कमी हुई, जिससे पूरा करने के लिए उन्होंने उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की वृद्धि हो गई और उनकी कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उत्पाद सड़ने लगा था। नंबर 2, कर्जे का संकट। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया था। पहले दिए गए कर्जों की वसूली तेजी कर दी थी। कर्जा चुकाने में नाकाम लोगों की संपत्ति कुर्क की गई। नंबर 3, बैंकिंग व्यवस्था धराशायी होना। निवेश से अपेक्षित लाभ न मिलने व कर्ज की वसूली न हो पाने और जमाकर्ताओं की पूंजी लौटाने के कारण
लौटाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। विवेचना कीजिए आर्थिक क्षेत्र में इस पर इनके क्या प्रभाव पड़े। पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध पहला औद्योगिक युद्ध था क्योंकि इस युद्ध में विश्व के सबसे अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। नंबर 2, इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमानों पर प्रयोग किया गया। ये सभी हथियार आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। नंबर 3, युद्ध के लिए संपूर्ण विश्व से असंख्य सैनिकों की भर्ती की गई एवं उन्हें विशाल जलपोतों एवं रेलगाड़ियों से भरकर युद्ध के मोर्चों तक लाया गया। इस युद्ध में जो भीषण जनहानि और विनाश लीला देखने को मिली उसकी औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रभाव पड़े। कामकाजी आयु वर्ग के लोग की संख्या कम हो गई। इस युद्ध में यूरोप के कामकाजी आयु के लोग की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्यों में कमी हो जाने से युद्ध के बाद परिवार की आय भी कम हो गई। नंबर 2, उद्योगों का पुनर्गठन। युद्ध संबंधी सामग्री के उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। नंबर 3, समाजों का परिवर्तन। युद्ध की आवश्यकताओं को देखते हुए संपूर्ण समाजों को बदल दिया गया। पुरुष युद्ध के मोर्चे पर जाने लगे तो उन कार्यों को संभालने के लिए महिलाओं को घर छोड़कर बाहर आना पड़ा। आर्थिक शक्तियों के बीच आर्थिक संबंध टूटना। प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व की कुछ शक्तियों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। नंबर 5, अमेरिका का ऋणदाता बनना। प्रथम विश्व युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी ऋण लेना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को ऋणी के बजाय ऋणदाता बना दिया। अमेरिका के कार निर्माता हेनरी फोर्ड द्वारा अपने कारखाने की स्थापना असेंबली लाइन की विवेचना कीजिए में स्थापित असेंबली लाइन की विवेचना कीजिए। ये असेंबली लाइन एक उनकी व्यवस्था थी। हेनरी फोर्ड ने विचार किया कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन के प्रयोग से समय और पैसे दोनों की बचत की जा सकती है। अतः फोर्ड ने असेंबली लाइन की स्थापना करने का निश्चय किया। हेनरी फोर्ड द्वारा असेंबली लाइन की स्थापना। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के किसी विशेष पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना था। काम की गति इस बात से निर्धारित होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किसी गति से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती थी। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के पश्चात कोई मजदूर अपने काम में ढिलाई नहीं कर सकता था और न ही थोड़ी देर के लिए भी आराम कर सकता था। इस प्रक्रिया में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप हेनरी फोर्ड के कारखानों की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। इसका मतलब ये समझ लीजिए असेंबली लाइन क्या है कि हर पार्ट को
अलग अलग मजदूरों द्वारा असेंबल कराना और वहाँ एक कन्वेयर नियुक्त करना जो देख रेख करता था, जिससे मजदूर आराम नहीं कर पाते थे। तो इससे उत्पादन बढ़ने लगा। विकासशील देशों द्वारा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थीं? विकासशील देशों द्वारा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां। विकासशील देशों द्वारा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में परिवर्तन। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी परिवर्तन आ चुके थे। अब तक विकासशील देश ऋण और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता ले सकते थे, परंतु अब इन्हें पश्चिम में व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाताओं संस्थानों से ऋण न लेने के लिए विवश किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में विभिन्न अवसरों पर ऋण संकट उत्पन्न हो गया, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और निर्धनता में वृद्धि होने लगी थी। अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी देशों में इस प्रकार की समस्या बड़ी विकट थी। नंबर 2, विकासशील देशों में बेरोजगारी। विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या से परेशान था। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ पर्याप्त बेरोजगारी रही। 70 के दशक के अंतिम वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। परिणाम स्वरूप विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन देशों में निवेश करना शुरू कर दिया था। यहां टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, खिलौने बड़े पैमाने पर बनाए जाने लगे थे। वैश्वीकरण का प्रभाव उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी प्रभाव पड़ा। पिछले 2 दशकों में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों के कारण विश्व की आर्थिक भूगोल पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। हेनरी फोर्ड द्वारा अपनाई गई पद्धतियों को अमेरिका पर पड़े प्रभावों का विवेचना कीजिए। हेनरी फोर्ड द्वारा अपनाई गई बृहद उत्पादन पद्धतियों के अमेरिका पर प्रभाव। हेनरी फोर्ड द्वारा अपनाई गई पद्धति के अमेरिका पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर 1, इंजीनियरिंग आधारित वस्तुओं की लागत तथा मूल्यों में कमी। बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग वस्तुओं की लागत तथा कीमतों में कमी ला दी। अच्छे वेतन के कारण अब अनेक मजदूर कार आदि वस्तुएं खरीद सकते थे। नंबर 2, कार के उत्पादन में वृद्धि। बृहद उत्पादन पद्धति के कारण कारों में उत्पादन में वृद्धि हुई। जहां 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर पहुंच गया। नंबर 3, अन्य घरेलू सामान की बिक्री में वृद्धि। अब बहुत सारे अमेरिकी लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर आदि वस्तुएं भी खरीदने लगे। ये सब वस्तुएं हायर परचेजेज व्यवस्था के अंतर्गत खरीदी जाती थी। दूसरे शब्दों में, ये लोग समस्त वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और उसका मूल्य साप्ताहिक अथवा मासिक किस्तों में चुकाया करते थे। तो इस प्रकार आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसमें मात्र बहुविकल्पी
प्रश्न शेष रह गए हैं जो लगभग इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। वैसे अभी आप बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे तो सारे बहुविकल्पी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्नों पर ही होगा।